नंदिनी अपने कॉलेज से अपने घर आती है, जहां वो देखती है कि उसके घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं और वो सब साथ में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नंदिनी घर में कदम रखती ही है कि तभी नंदिनी की माँ रेखा की नज़र उस पर पड़ती है। नंदिनी, आ गई तुम? चलो यहाँ आकर हमारे साथ बैठो बेटा। जी माँ, मैं अभी आती हूँ। नंदिनी अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाती है। नंदिनी को इतना शांत देखकर नंदिनी का पिता रघुवेंद्र अपने दोस्त मोहन से कहता है, यार मोहन, ये मेरी इकलौती बेटी नंदिनी है, मेरे कलेजे का टुकड़ा। मैंने आज तक कभी इसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। अरे तेरे कलेजे का टुकड़ा मेरे भी तो कलेजे का टुकड़ा ही हुआ ना। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। रघुवेंद्र, जिस तरह तेरी इकलौती बेटी है, ठीक उसी तरह मेरा भी एक बेटा है जिसको मैं अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है और तेरी बेटी भी। तो क्यों ना हमारी इस बचपन की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लिया जाए। इससे हमारी बचपन की दोस्ती भी रिश्तेदारी में बदल जाएगी और हमारे बिजनेस को एक दूसरे का सपोर्ट भी मिल जाएगा। अरे नेकी और पूछ-पूछ, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली दोस्त। लो भाई, तो ये दोस्ती अब बदल गई रिश्तेदारी में। अरे रेखा बहन, अब मुंह मीठा करवाओ, ये समोसे और चाय तो पीते रहेंगे हम। नंदिनी से बिना उसकी इजाज़त लिए उसके माँ बाप मोहन और रजनी के बेटे आदित्य से उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। कुछ देर बाद रजनी और मोहन वहाँ से चले जाते हैं, पर नंदिनी इस शादी के बारे में अपने माँ बाप से बात करती है। माँ, पापा, आपने बिना मुझसे पूछे मेरा रिश्ता आदित्य से तय कर दिया। अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे पढ़ना है पापा। नंदिनी मेरी बच्ची, मोहन का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों पर है। अगर हमने हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया ना, तो देखना, हम दोनों परिवार इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि तू मेरी इज्जत का मान रखेगी, है ना बेटा? रघुवेंद्र की ये बात सुनकर नंदिनी अपने पिता से कुछ नहीं कह पाती और वो अपनी पढ़ने की इच्छा को मारकर इस शादी के लिए हाँ कर देती है। पर जिस तरह से नंदिनी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, ठीक उसी तरह आदित्य को भी नंदिनी से शादी नहीं करनी थी। पापा, आप वहाँ अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे ना कि मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से करने के लिए। अरे मुझे नंदिनी से शादी नहीं करनी। मुझे अपने करियर में बहुत कुछ करना है अभी, और मैं इस तरह शादी करके अपने करियर को बर्बाद नहीं कर सकता। पर बेटा, किसने कहा कि शादी करके तेरा करियर बर्बाद हो जाएगा? अरे शादी के बाद भी तो करियर बनाया जा सकता है ना। मेरे बच्चे, रघुवेंद्र भाई साहब बहुत पहुंची हुई चीज़ है। अगर हमने उनसे हाथ मिला लिया ना, तो हमारा नाम इस शहर के हर घर में जाना जाएगा, क्योंकि उनका बिजनेस 7वें आसमान की ऊंचाई पर है। रहने दो रजनी, तुम किसे समझा रही हो? ऐसे नालायक बेटे को जो हमारी बात तक नहीं सुनता। अरे जो हमारी बात नहीं सुनता वो हमारी क्या मानेगा? एक उस लड़की को देखो, उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला, लेकिन इसकी ज़ुबान तो कैंची के जैसे चल रही है। तुम मानो या ना मानो, ये हमारी एक दिन नाक ज़रूर कटवा कर रहेगा। अरे आप चुप रहिए ना, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ। वो हमारी और हमारी इज्जत की बहुत कदर करता है। क्यों बेटा, सही कह रही हूँ ना मैं? करेगा ना तू नंदिनी से शादी? रजनी की बात सुनकर और अपनी माँ को खुद का सपोर्ट लेता देख आदित्य भी खुद को रोक नहीं पाता और वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। बहुत जल्द नंदिनी और आदित्य की शादी हो जाती है। शादी के बाद नंदिनी अपने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल तो लेती है, पर कौन जानता था कि शादी के बाद नंदिनी की ज़िंदगी बद से बदतर होने वाली है। ऐसे ही देर रात नंदिनी अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। रात के 12 बज रहे हैं, पर आदित्य जी अभी तक घर नहीं आए। ऊपर से मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे। मुझे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ रह गए। एक काम करती हूँ, माँ जी के पास जाती हूँ और उनसे ही पूछती हूँ। नंदिनी अपने सास के कमरे में जाती है और अपनी सास के पैरों के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए कहती है, मम्मी जी, रात के 12 बज रहे हैं, पर आदित्य जी अभी तक घर नहीं आए, और तो और वो मेरा फ़ोन भी काट रहे हैं। एक बार आप उन्हें फ़ोन करके पूछिए ना, आखिर कहाँ रह गए। बहू, आदित्य एक लड़का है, आ जाएगा आराम से। तू उसकी इतनी चिंता मत कर, जा जाकर सो जा।
पर मम्मी जी पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। और ऐसे में आप मुझसे कह रही हैं कि मैं सो जाऊं। आप एक बार मेरी तसल्ली के लिए उन्हें फ़ोन मिला लीजिए ना, एक बार उनसे बात कर लीजिए, एक बार उनकी आवाज़ सुन लूँगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। नंदिनी, माना कि मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे करवाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू उसकी आज़ादी छीन ले। टाइम टाइम कह रही है। अरे 12 ही तो बज रहे हैं। जब एक बार बोल दिया कि आ जाएगा तो आ जाएगा, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी सास को पलट के जवाब तक नहीं दे पाती और वहाँ से उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी रजनी एक बार फिर गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा देती है। सच में कभी कभी तो लगता है कि आदित्य की शादी मैंने तुझसे करवा कर गलती कर दी। पर मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर इस तरह से भड़क रही हैं? तो यहाँ पर किस लिए आई थी? अपने पति को फ़ोन करवाने? मेरे पैर दबाने? हैं? जब पैर दबाने के लिए आई है तो सही से पैर दबा कर जा। अपनी सास का गुस्सा देखकर नंदिनी रजनी के पैर दबाने लगती है और कुछ घंटों बाद वो वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। मैंने मम्मी जी से ये कहकर गलती कर दी क्या कि वो आदित्य जी को कॉल लगाए। नंदिनी रोते हुए खुद से बात कर रही थी, तभी उसके घर की बेल बजती है। बेल की आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अपने आंसुओं को पोंछकर भागती हुई दरवाजे पर जाती है और दरवाज़ा खोलती है, पर दरवाजे पर आदित्य नहीं बल्कि मोहन था। अपने ससुर को देखकर एक बार फिर नंदिनी का चेहरा मुरझा जाता है। अरे क्या हो गया बहू? मुझे देखकर तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? नहीं पिताजी, कुछ भी नहीं। वो मुझे लगा आदित्य जी आए होंगे। सुबह भी कुछ खाकर नहीं गए थे और रात के 1 बज रहे हैं। पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। अरे तो फ़ोन करके पूछ ले। वो दरअसल मेरा फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। अच्छा रुक, मैं फ़ोन करता हूँ। मोहन जब आदित्य को फ़ोन लगाता है तो उसे पता चलता है कि आदित्य कहीं बाहर गया हुआ है और आज वो घर आएगा ही नहीं। बहू माफ़ करना, मेरे दिमाग से निकल गया। वो दरअसल आज उसने मुझसे कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है और मैं तुम्हें बता दूँ लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। देखो अभी फ़ोन किया तो याद आ गया मुझे। कोई बात नहीं पिताजी, आप बैठिए, मैं आपको खाना लगा देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं बाहर से खाना खा कर आया हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। चलो बेटा, गुड नाइट। अगर ऐसी बात थी तो आदित्य ने मुझे क्यों नहीं बताई? वो मुझसे दूर क्यों रहते हैं? वो मुझसे बात भी नहीं करते। आखिर ऐसी भी क्या वजह है जो वो मुझे कुछ बताना तो दूर, मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, मेरी कॉल भी नहीं उठाते? आखिर क्यों? नंदिनी उदास और हताश होकर अपने कमरे में चली जाती है और रोते हुए सो जाती है। शालिनी की उम्र लगभग 28 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। शालिनी के मम्मी पापा सरला और महेश जी ने कभी उसकी शादी के लिए कुछ ज्यादा कोशिश भी नहीं की। शाली मन ही मन चाहती थी कि दूसरी सहेलियों की तरह उसका भी घर बस जाए, लेकिन वो अपने मम्मी पापा से ये बात कहती भी तो कैसे कहती? माँ जानती है, मेरी सहेली है ना शीतल, उससे बेटी हुई है, बड़ी प्यारी बच्ची है उसकी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। उसकी शादी भी तो 4 साल पहले हो गई थी ना। अब क्या करे बेटा, चाहते हैं तो हम भी यही है कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन कोई अच्छा लड़का मिलता ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी पापा, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, और अभी मेरी इतनी उम्र भी तो नहीं हुई है। अच्छा शालिनी बेटा, क्या है ना, मेरे पास नई साड़ी नहीं है और मुझे किटी पार्टी में जाना था, तो इस महीने तेरी तनख्वाह आ जाए तो एक नई साड़ी दिलवा देना बेटा। और बेटा मेरा मोबाइल भी थोड़ा पुराना हो गया है, 6 महीने से इसी को काम में ले रहा हूँ। एक नया मोबाइल ला देना बेटा। हाँ हाँ मम्मी पापा। और माँ, आप तनख्वाह की चिंता क्यों करती हैं? साड़ी तो मैं आपको कल ही दिलवा दूंगी। और रही बात आपकी मोबाइल की, तो मैं आज शाम को ही ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगी। अरे भगवान सबको तुम्हारे जैसी बेटी दे, कितना ध्यान रखती है अपने मम्मी पापा का। पापा, आज आप दुकान नहीं जा रहे हैं क्या? वो क्या है ना बेटा, मेरे सर में ज़रा दर्द हो रहा है, इसलिए आज दुकान जाने का मन नहीं है। पापा दवाई ले लीजिए और अगर हो सके तो चले जाइए।
इस तरह दुकान बंद रहेगी तो ग्राहक आना बंद कर देंगे ना। अरे बेटा, तेरे पापा की अब उम्र हो चली है और तू है ना हमारी कमाऊ बेटी, इतनी अच्छी नौकरी करती है, हमारा ख्याल रखती है, तेरे पापा को चिंता करने की क्या जरूरत भला है? ठीक है पापा, आप अपना ध्यान रखिए, मैं ऑफिस से लौटते वक्त आपका फ़ोन ले आऊंगी। और माँ, आपकी साड़ी हम कल लेकर आएंगी। शालिनी के जाने के बाद क्या करे? शालिनी के लिए सच में कोई लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवानी है क्या? अरे पागल हो गई हो क्या? वो शादी करके इस घर से चली गई तो हमारे खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? जानती हूँ वैसे भी आपको ना दुकान पर जाने में, काम करने में आलस आता है, अच्छे से पहचानती हूँ आपको। हाँ तो क्या हुआ, बेटी नौकरी करती है। जब बच्चे माँ बाप की कमाई पर मजाक कर सकते हैं तो क्या माँ बाप बच्चों की कमाई पर थोड़े दिन चैन से जी नहीं सकते? अरे वो तो हम जी रहे हैं ना, देखा ना हमारी बेटी एक ही बार में हमें मोबाइल और साड़ी दिलाने के लिए कैसे फट से तैयार हो गई। एक दिन सरला की एक पड़ोसन अपने भतीजी का रिश्ता लेकर सरला के घर आती है। सरला बहन, ये मेरा भतीजा है प्रशांत। इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही थी बहुत दिन से। अचानक से तुम्हारी बेटी का ख्याल आया। इतनी सुंदर और अच्छी नौकरी वाली लड़की है, मुझे तो बहुत पसंद है। अरे तुम्हारे पसंद करने से क्या होता है? मेरी बेटी को भी तो तुम्हारा भतीजा पसंद आना चाहिए ना। हाँ, ऐसे थोड़ी ना कि तुम्हें हमारी लड़की पसंद आ गई और हमने रिश्ता कर दिया। मेरा भतीजा बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। अंकल जी, मैंने आपकी बेटी को देखा है और वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हें तो पसंद है, लेकिन हमें भी तो उससे एक बार पूछना पड़ेगा ना। तो बुलाइए ना शालिनी को, उससे पूछ लेते हैं कहाँ है वो। ऑफिस गई है और उसको आने में अभी देर लगेगी। लेकिन तभी शालिनी ऑफिस से आ गई। ये लीजिए, शालिनी भी आ गई। अब आमने सामने ही बात कर लेते हैं। आओ आओ शालिनी बेटा, इससे मिलो। मेरा भतीजा प्रशांत प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब करता है। अब बेटा, तुम्हें ये लड़का पसंद है क्या? देखो बेटा, सोच समझ कर हाँ करना, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मम्मी पापा, प्रशांत की जॉब और उसकी बातें सुनकर मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, सारा मामला यहीं के यहीं निपट गया। लड़का और लड़की राजी हैं, तो अब हमें क्या। सरला की पड़ोसन और प्रशांत वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन, क्या हुआ मम्मी पापा, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ कर दी उस लड़के के साथ। तो क्या हुआ माँ, उस लड़के में कोई खोट है क्या? आपको वो पसंद नहीं? अरे नहीं बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी। हमें भी लड़का पसंद है। तो फिर क्या बात है? अगर कुछ भी है तो आप मुझे बता सकते हैं। तुम्हारी माँ ये सोच सोच कर परेशान है कि तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अब बेटा, हम अपने बारे में सोचकर तुम्हें जिंदगी भर शादी करने से रोक तो नहीं सकते ना। जाओ, तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो, हमारा क्या है, जैसे तैसे जी लेंगे। हाँ, बात तो सही है बेटा, कैसे भी करके मैं दुकान का काम कर लूंगा। तुम और प्रशांत शादी करके खुश रहो। अपने माँ बाप की बात सुनकर शालिनी काफी दुखी हो जाती है। उसे लगने लगता है कि वाकई में उसकी शादी हो जाने के बाद उसकी माँ और बाप का ख्याल कौन रखेगा। और यही सोचकर वो एक दिन प्रशांत से मिलती है। देखो प्रशांत, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं चाहकर भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। अरे क्या हुआ शालिनी, क्या तुम मेरी किसी बात से परेशान हो? नहीं प्रशांत, मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। अगर मैं भी शादी करके घर से चली गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा, उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगी? शायद नहीं प्रशांत, और अगर अपने माँ बाप के लिए ये भी करना पड़े तो इसमें गलत क्या है। प्रशांत की सारी बात जाकर सरला के पड़ोसन यानी कि अपनी बुआ को बता देता है। ये सरला तो बड़ी चालाक निकली। प्रशांत, वो अपनी बेटी के साथ खेल खेल रही है। कैसा खेल? आप क्या कहना चाहती हैं? अरे शालिनी बहुत सीधी और संस्कारी लड़की है।
लेकिन ये सरला और महेश एक नंबर के चालाक। बुआ जी, आपकी बात सही है, लेकिन अपनी बेटी के साथ भला कोई क्यों चालाकी करेगा? वो तो मैं तुझे कल बताऊंगी। तो कल सुबह मेरे साथ शालिनी के घर चलना। और फिर अगले दिन। क्या हुआ सरला बहन, तुम्हारी बेटी ने तो शादी के लिए मना कर दिया। अब पता नहीं बहन जी क्यों मना कर दिया। हम तो चाहते थे कि बेटी की शादी धूमधाम से करें। हमारी तो बहुत इच्छा थी कि शालिनी की शादी प्रशांत के साथ हो जाए, लेकिन अब क्या करे, वही नहीं चाहती। आंटी जी, शादी के बाद मुझे अपने माँ बाप की बहुत चिंता रहेगी। उनका ख्याल कौन रखेगा? और इसलिए मैं प्रशांत तो क्या, किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। अंधी हो गई हो क्या माँ बाप के प्यार में? पहले जरा अपने माँ बाप से सच तो पूछ लो। कैसा सच? यही सच शालिनी कि ये तुम्हारे सगे माँ बाप नहीं है और तुम इनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया हो। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सच ही तो कह रही हूँ भाई साहब। अब सीधे सीधे अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओगे या फिर मैं कोई दूसरा तरीका निकालूं? हमें माफ कर दो शालिनी, वो क्या है ना, हमारी कोई औलाद नहीं थी और जब तुम छोटी थी तो हमने तुम्हें गोद ले लिया था। तो इस नाते तो मैं आपकी बेटी ही हुई ना। लेकिन तुम्हें गोद लेने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि बड़ी होकर तुम नौकरी करो और हमारे लिए पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हारे पापा को काम करने में बहुत आलस आता है। और ये सच है कि हम ही नहीं चाहते थे कि तुम्हारी कभी भी शादी हो। कोई बात नहीं मम्मी पापा, आपने मुझे गोद लिया, पाल पोस कर बड़ा किया। भले ही उसके पीछे आपका कोई भी इरादा सही, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ। शादी तो मैं प्रशांत के साथ कर लूँगी, लेकिन उसके बाद भी जिंदगी भर आप दोनों का ख्याल रखूंगी। शालिनी की बातें सुनकर सरला और महेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उससे माफी मांगते हैं। ससुराल में कई लड़कियां बहुत डर डर कर रहती है। कारण होता है कि न जाने कब उनके माँ बाप को बुलाकर ये कह दिया जाए, ले जाइए अपनी बेटी को। बुलाओ इसकी माँ को। फोन कर दिया है माँ, पता नहीं इस मनहूस को कब लेकर जाएंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या चल रही है। ये कहानी है पारुल की, जो कि पेशे से सीए है। मम्मी जी, खाना खा लीजिए। खाना खा लीजिए? किस होटल से मंगवाया है? नहीं जी, मैंने खुद बनाया है। अरे वाह, खुद बनाया है। अब तो बनाएगी ही ना। पता है कि माँ आ रही है और आज के बाद पता नहीं हम लोग इसे रखे कि ना रखे। मम्मी जी माफ कर दीजिए ना, एक मौका और दे दीजिए, मैं काम कर लूंगी, कोशिश करूंगी। मामला था पारुल की नौकरी। अरे सीए थी, कई काम उसके ऊपर थे ऑफिस के। ऐसे में घर के काम कभी कर पाती कभी नहीं। बस यही कारण था कि ससुराल वालों ने पारुल को घर से निकालने का फैसला कर लिया था। थोड़ी देर में डोरबेल बजती है। माँ, क्या हो गया? इतने अर्जेंट में क्यों बुलाया है और सब शांत क्यों है? आओ बेटी आओ, तेरे भाई का घर टूट रहा है तो तू भी देख ले, नहीं तो कहेगी कि बताया भी नहीं। पारुल ननद के गले लग जाती है। अरे क्या हो गया है भाभी, कोई बात है क्या? भाई, तेरा कहीं और चक्कर चल रहा है क्या, जो इतनी अच्छी लड़की छोड़ने को तैयार खड़ा है? माँ बेटी को आंख मार देती है। माँ का इशारा समझकर बेटी शांत हो जाती है। अरे चक्कर क्या चलाएगा बेचारा, बीवी ने ही परेशान कर रखा है। एक माँ को तो ये लड़की देख नहीं पा रही है, ना घर संभाल पाती है ना कुछ। अरे बस नाम की बहू का हम क्या करेंगे। ननद को माँ का इशारा था तो वो कुछ नहीं बोलती। मैं भी तंग आ गया हूँ इस लड़की से। तभी पारुल का फोन बजता है। देखा देखा, अरे मैडम प्रधानमंत्री है जो हर वक्त फोन पर ही रहती हैं। अच्छा ओके, मैं आ रही हूँ। देखिए मुझे जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। वाह, मतलब माँ आ रही है तुम्हारी, तुम्हारा घर टूट रहा है, लेकिन ना जीना, मैडम के लिए तो करियर ज़रूरी है। पारुल कार की चाबी उठाकर निकल जाती है। थोड़ी देर में पारुल की माँ उसके ससुराल पहुँचती है।
आइए आइए बहन जी, थोड़ी देर कर दी आने में। माँ जो थोड़ी सी घबराई थी, जिसे पता ही नहीं था कि उसकी बेटी का कसूर क्या है। जी वो आज ड्राइवर कोई नहीं था ना, तो फाइनली खुद ही ड्राइव करके आ गई। मैंने सोचा कोई ज़रूरी मसला होगा। आंटी जी आप तो बहुत स्मार्ट है, वरना मेरी मम्मी तो कहीं भी जाने के लिए कैब के भरोसे बैठी रहती हैं। आरा चुप कर, जा आंटी के लिए पानी लेकर आ। अब इनकी बेटी को तो घर पर रहने का शौक नहीं है। घर पर नहीं है क्या पारुल? नहीं ना आंटी जी, वो घर पर नहीं है। उसका काम था, वो निकल गई और उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि आज उसका घर टूट रहा है। मैं समझी नहीं। घर टूट रहा है क्या मतलब होता है? अरे क्यों टूट रहा है? क्या कर दिया पारुल ने? क्या कर दिया? अरे पूछिए क्या क्या नहीं करती। अरे आप बताइए, क्या आपकी बेटी पहली लड़की है दुनिया की जो काम के साथ घर देख रही है? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर और ऑफिस दोनों लड़कियां अच्छे से मैनेज कर रही है। वैसे हो क्या गया? तभी ननद पानी लेकर आती है। आंटी पानी। अरे तुम कब आई शिखा? और तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? बच्चे कहाँ हैं? सब ठीक है आंटी, वो बच्चे मेरी सासू माँ रखती हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो खाना वाना सब वो बना लेती हैं। वैसे भी मैं और मेरी सास सब मिलकर काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता। और तो और मेरे पति भी बहुत सपोर्टिव हैं। हम लोगों का कमरा तो हमेशा वही चमका कर रखते हैं। और तो और अरे बस करो ना शिखा, तुम भी कुछ करती हो कि नहीं? वैसे शिखा पारुल को फोन करो और पूछो कब तक आ रही है। यहाँ आएगी या सीधे मायके जाएगी? सामान तो उसका हम लोग भिजवा ही देंगे। तभी पारुल आ जाती है। माँ ये बोलकर वो माँ के गले लग जाती है। हाँ हाँ, अब तो सारी जिंदगी माँ के गले ही लग कर रहना है ना। अरे ऐसा क्यों बोल रही है बहन जी? पारुल ने क्या किया है? बेटा तू ही बता, मैं बोलूंगी तो लगेगा सास बहू की बातें हैं। आंटी ये घर नहीं संभाल पा रही है, इससे कुछ आता ही नहीं। मैं सिर्फ 2 रोटी खाकर ऑफिस जाता हूँ, लेकिन मजाल है कि मुझे कभी वक्त में 2 रोटी मिली हो, और वो भी गोल। जी आपकी बेटी को रोटी बनाना ही नहीं आता। मैं ऑफिस से आता हूँ, विश्वास करिए आंटी, कई बार तो खुद से लेकर पानी पीना पड़ता है। 1 ग्लास पानी भी नहीं देती। बस जब देखो लैपटॉप में प्रेजेंटेशन या फिर क्लाइंट्स कॉल। अरे घर भी तो इसी का है। माँ वो मुझे जितना वक्त मिलता है काम करती रहती हूँ। हाँ हाँ, काम करती रहती है। अरे इस लड़की को सिंपल खाना बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। 5 बजे खाना बनाना शुरू करती है, तब जाकर कहीं 8 बजे डिनर बनता है। तो माँ तुम आधी हेल्प कर दिया करो ना। अरे चुप, पागल है क्या? जा यहाँ से। पारुल की माँ सब सुन रही थी। मेरे दोस्तों ने कहा भाभी के हाथ का खाना खाने का मन है, सब पार्टी में आए। लेकिन मैडम ने क्या किया? क्या किया? माँ उस दिन मेरी इंटरनेशनल मीटिंग थी और मुझसे पूछे बिना इन्होंने। बस इतना कहना क्या था, पति पारुल पर चढ़ जाता है। अच्छा वाह, मतलब घर में दोस्तों को बुलाने से पहले मैडम की परमिशन ले। मैडम आज आपका मूड है खाना बनाने का? बस आंटी जी बस, लेकर जाइए इसे, और नहीं रख सकता मैं इसे। अब पूरा घर पारुल की माँ की ओर देख रहा था। पारुल रो रही थी। सबको इंतजार था कि अब पारुल की माँ ससुराल वालों के पैरों में गिर जाएगी। लेकिन पारुल जा बेटा, कपड़े पैक कर ले, घर चलते हैं। पति और सास की तो हवाइयाँ ही निकल जाती है। मतलब? अरे हाँ भाई, अब बेटा आप खुद पानी लेकर पी रहे हो तो क्या बीवी छोड़ दोगे? हमारे घर में ये नहीं सिखाया है कि पति को पानी देना पत्नी का ही काम है। क्या वो थक कर आती है तो आपने कभी पानी दिया उसे? लो जी लो, ये दिन भी आएगा कि मेरा बेटा इसे पानी देगा। पति और सास दोनों हंसने लगते हैं। आपने सही कहा, लेकिन शायद आप वो दिन भूल गए जब 6 महीने आपके बेटे की नौकरी नहीं थी। तब घर को मेरी बेटी ने ही तो चलाया था। तब तो उसने नहीं कहा
कि घर चलाना सिर्फ मर्दों का काम होता है? बोलिए। हाँ, पर घर पर खाना बनाना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी है, माना। लेकिन जब दोनों बराबर कमा रहे हो तो घर का काम भी मिल बांट कर लो। बाकी मैंने तो अपनी बेटे को यही संस्कार दिए हैं, वो आप लोगों के अनुसार नहीं बन पाएगी। चलो बेटा। पारुल माँ को देखकर गर्व महसूस करती है।